विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हमारा तीसरा पार्ट अपना वीडियो का शुरू कर रहे हैं इसके अंदर। तो तीसरे पार्ट में आज हम सीखेंगे बैंक में खातों के प्रकार। तो खातों के प्रकार, इसके पूर्व हमने जो है बैंक के कार्य देखे, उसमें मुख्य कार्य और गौण कार्य के बारे में चर्चा किए, और इस वीडियो में हम बैंक में खातों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि बैंक का कार्य हमने पहले भी देख लिया है कि बैंक का कार्य होता है जमा स्वीकार करना, लोगों की बचत को, लोगों की जमा को स्वीकार करना। अब बैंक उसके लिए विविध प्रकार के खाते खोलती है या विविध प्रकार की वह बैंक सुविधाएं देती है, और उन सुविधाओं के लिए आरबीआई जो बैंकों की बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नियमानुसार केवाईसी और फोटो वाला पहचान पत्र और एक अस्थायी पता का प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे आप बैंक में खाता खुलवाने गए तो आपसे जो है बैंक, यहाँ केवाईसी है नो योर कस्टमर, तो केवाईसी के रूप में आपका फोटो, आपका पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इलेक्शन कार्ड हुआ, बराबर ऐसा कोई भी पहचान पत्र जो फोटो वाला, फोटो आईडी आपकी होगी उसको, और एक अस्थायी पता जैसे लाइट का बिल हुआ तो एक अस्थायी पता का प्रमाण पत्र, ये आपको प्रमाण के रूप में देना पड़ता है, और इसके आधार पर बैंक आपका वहां पर खाता खोलती है, और ये आरबीआई के नियमानुसार ये काम बैंक करती है। अब सीखते हैं हम कि खाता का प्रकार। तो सबसे पहला आता है अपना बचत खाता। बचत खाता में आप चर्चा हम जब करेंगे तो इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, इसको आप समझ करके और अच्छी तरह से इसके बारे में लिख सकेंगे। जैसे है बचत का तत्व, तो आप इसके लिए बता सकते हैं कि बचत खाता में लोगों द्वारा दी गई जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समावेश होता है, यानी कि लोग जो है अपने छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके और फिर ले जाकर बैंकों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा बचत का नाम सेविंग्स अकाउंट, इसका नाम है बचत खाता, तो लोग अपनी बचत को जो है बैंक में जमा करते हैं, यानी इसमें बचत का तत्व होता है, ये अपने कह सकते हैं। उसके बाद आता है ब्याज के बारे में। तो इसके अंदर अगर सेविंग्स अकाउंट बैंक में आप खुलवाते हो तो आपको निश्चित दर से ब्याज का भुगतान बैंक करती है। उसके लिए कोई भी निश्चित दर होगा, 4%, 5%, 7%, जो भी बैंक का ब्याज होगा वो बैंक ब्याज आपको निश्चित दर से ब्याज का वो भुगतान करती है। और उसके बाद आता है कि जमा रकम का समय। आपका बैंक में जमा रकम का समय भी देखा जाता है। आपने पैसा 1 महीने तक रखा, 4 महीने तक रखा, 6 महीने तक रखा, तो समय के प्रमाण में ही आपको ब्याज उसमें प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आपने पैसा जमा किया फिर 2 दिन में निकाल लिया, तो आपका जो समय का प्रमाण होगा उस प्रमाण में आपको बैंक ब्याज अदा करेगी या बैंक आपको ब्याज का पेमेंट करेगी। फिर आता है इसके अलावा चेकबुक और एटीएम कार्ड। बैंक जो है चेकबुक और एटीएम कार्ड की सुविधा भी देती है। आप जब बैंक में खाता खुलवाएंगे तो बैंक आपको चेकबुक देगी जिससे आप लेन देन कर सकते हैं, साथ में एटीएम कार्ड देगी जिससे आप एटीएम से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैसा बैंक में जमा करना है तो आप चेक से पैसा जमा कर सकते हैं, आप ड्राफ्ट से पैसा जमा कर सकते हैं और नगद जमा कर सकते हैं। तो ये बैंक में अपना रकम जमा करने का तरीका होता है इस तरह से। और अभी तो ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा घर बैठे बैठे भी अपने बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। उसके बाद आता है लघुत्तम धनराशि। यहाँ पर निर्धारित करती है बैंक कि आपके खाते में कम से कम अमुक रुपया होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो बैंक उसके लिए चार्ज वसूल करती है। जैसे सरकारी बैंक लगभग हैं तो 1000 रुपया उनके यहाँ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, या उनके यहाँ 2000 का मिनिमम बैलेंस, जो भी वो निर्धारित करें वो आपको बैंक का जो है उसका बैलेंस रखना अनिवार्य है, उससे कम नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक के लघुत्तम धनराशि 10,000 रुपया है। आप 10,000 रुपये से कम रखते हैं तो आपको वहां पर चार्ज देना पड़ता है। तो जो भी धनराशि निश्चित करे बैंक, वो धनराशि आपको कम से कम रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि बैंक जो है, आप एक व्यक्ति बैंक में खाता खुलवा सकता है अथवा संयुक्त व्यक्तियों का भी खाता खुलता है। 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति मिलकर के भी अपना संयुक्त नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे मान लो पति पत्नी हैं
तो पति पत्नी अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो संयुक्त व्यक्ति के नाम से हो गया है। या साझेदार है तो साझेदार है तो 3-4 लोग मिल करके अपना जो है एक संयुक्त नाम से खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक में उत्तराधिकारी की व्यवस्था भी की जाती है कि जो भी व्यक्ति खाते धारक है वो खाता धारक अगर नहीं है तो उसके बदले में उसके खाते का संचालन या उसके खाते की रकम किसको प्राप्त होनी है, वो उत्तराधिकारी या वारसदार का भी इसके अंदर व्यवस्था की रहती है। और इसके अलावा इसमें बड़े पैमाने पर धनराशि आपको इसमें जो है लगाना है, आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि व्यवहारों की मर्यादा होती है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो महीने में आप बार बार व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको बैंक निर्देश करेगी उतनी ही बार, 2 बार 4 बार, जो भी आपको बैंक कहेगी उसके आधार पर ही आपको व्यवहार करना होगा, अन्यथा आपको वहां पर बैंक चार्ज पेमेंट करना होगा, चुकाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बचत खाता के बारे में आपको जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला खाता है चालू खाता, इंग्लिश कहते हैं करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट या चालू खाता के बारे में समझें तो चालू खाता जो है यह व्यक्ति या धंधा की इकाई के नाम से खाता खोला जाता है। कोई भी व्यक्ति भी खुलवा सकता है या कोई धंधा की इकाई होगी तो उसके नाम से भी खाता खुल सकता है। तो इस तरह से ये खाता खुलवाने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। और इस प्रकार के खाते में अगर हम बात करें ब्याज की तो सामान्य रूप से ब्याज इस पर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेन देन रोज होता रहता है, डेली। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सेविंग अकाउंट जैसा कुछ मर्यादित व्यवहार करें। यहाँ पर आप चाहे जितना व्यवहार करें, दिन में 2 बार 3 बार करें व्यवहार, या आप रोज व्यवहार करें तो ये आपको छूट दिया जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पर ब्याज का दर जो है या ब्याज नहीं चुकाया जाता है, ना कि बराबर चुकाया जाता है। इसके अलावा बैंक जो है आपको जो भी सुविधा दे रही है उसके बदले में कई बार बैंक आपसे चार्ज भी वसूल करती है। तो बैंक चार्ज भी बैंक वसूल करती है इस प्रकार के खातों में। अब यहाँ पर एक बात यह है कि सेविंग्स के जैसा इसमें क्या है, चालू खाते में यहाँ पर आपको ऋण की सुविधा दी जाती है। क्योंकि आप व्यापारी वर्ग हैं, आप व्यापार धंधा कर रहे हैं, तो आपको अगर ऋण की जरूरत है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, ऐसे कोई भी ऋण की सुविधा आपको बैंक दे सकती है आपके चालू खाते पर। फिर आता है कि जमा और निकाल। यहाँ पर जमा निकाल की बात करें तो सेविंग्स में तो मर्यादित है, लेकिन यहाँ अमर्यादित है। आप कितनी भी बार पैसा जमा करके और जमा आप निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी सीमा इसमें नहीं होती है। और सामान्य रूप से अगर कहें तो धंधाधारी व्यक्ति चालू खाता खुलवाता है, और अथवा तो कोई धंधा की इकाई होती है वो चालू खाता खुलवाता है। उसके बाद अगला आता है अपना, वो है रिकरिंग खाता या रिकरिंग अकाउंट। अब रिकरिंग अकाउंट क्या है? तो रिकरिंग अकाउंट जो है ये बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बचत करना। मध्यम वर्गीय लोग हैं तो अपने पैसे को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो बैंक में हर महीने जाकर के थोड़ी थोड़ी रकम या निश्चित रकम आप जमा करा सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि बैंक उनको अधिक दर से ब्याज भी उनको चुकाती है। तो बचत खाता खुलवाने का रिकरिंग खाता खुलवाने का बचत का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसमें प्रति माह निश्चित रकम का भुगतान करना होता है। जैसे आपने बैंक में 1000 रुपए का रिकरिंग खाता खुलवाया और 1 वर्ष के लिए खुलवाया, तो आपको 1 वर्ष तक हर महीने निश्चित तारीख को 1000 रुपया बैंक में जमा करना होगा। और इस तरह से आपके खाते में हर महीना 1-1000 रुपया जमा होता रहेगा। 12 महीने में आपके खाते में 12000 रुपया जमा हो जाएगा। तो 12000 रुपया प्लस आपको जो बैंक इंटरेस्ट देगी, वो इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा 12 महीने में पूरा का पूरा मिल जाएगा। मान लो 12500 रुपया मिला आपको या 13000 रुपया मिल गया है, उसमें ब्याज इंक्लूड करने के बाद। तो प्रति माह इसमें आपको भुगतान करना पड़ता है, पैसा जमा करवाना अनिवार्य हो जाता है। ब्याज का दर की बात कर लें तो ब्याज का दर ये जो बचत खाता है उससे ज्यादा होता है, लेकिन एक सावधि जो है फिक्स डिपॉजिट है इससे कम होता है। आपको ध्यान रखना है कि रिकरिंग खाता में ब्याज का दर बचत खाते से ज्यादा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा से कम ब्याज का दर इसका रखा जाता है। तो इस तरह से ब्याज के दर के बारे में हो गया इसके अंदर। और उसके बाद जो है निश्चित समय पर आपको ब्याज सहित रकम चुका दी जाती है। अगर आपने 12 महीने का खाता खुलवाया है
तो आपको 12 महीने में पूरी रकम आपको पेमेंट कर दी जाएगी। आपने 2 साल के लिए खुलवाया है तो 2 साल में आपकी जो रकम होगी ब्याज सहित अदा कर दी जाएगी, या आपने 5 वर्ष के लिए किया है तो 5 वर्ष में आपकी रकम अदा कर दी जाएगी ब्याज के साथ। और अंतिम आता है, चौथा प्रकार आता है, यह है सावधि जमा खाता। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो यहां पर क्या होता है कि बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन, अर्थात क्या होता है, सावधि जमा खाता। आपने 5 साल के लिए पैसा बैंक को 2 लाख रुपया दे दिया कि ये 2 लाख रुपया मैं 5 साल में मुझे चाहिए, तो 5 साल तक बैंक फ्री है उस 2 लाख का उपयोग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप मांगने जाने वाले नहीं हो। आप कब मांगने जाओगे? 5 साल जब पूरा होगा तब जाओगे। तो इस वजह से बैंक निश्चित समय तक आपकी उस जमा राशि का उपयोग करेगी, या कहीं भी इन्वेस्ट करेगी, या उसी पैसे से वो और पैसा कमाएगी। तो ये सावधि जमा का जो है या फिक्स डिपॉजिट का ये शर्त है या कंडीशन है। अब यहाँ पर पूर्व निर्धारित अवधि होती है, जैसे आपने 2 साल के लिए भी आप रख सकते हैं, 1 साल के लिए भी आप रख सकते हैं। तो जो भी समय निश्चित होता है तो उस समय तक के लिए आप अपना जो है फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम रख सकते हैं। अब आता है परिपक्वता की अवधि। जैसे आपने 5 साल के लिए मान लो पैसा रखा 5 लाख रुपया कि मुझे 5 साल में चाहिए, तो बैंक आपको उसके लिए ब्याज निर्धारित करती है कि अगर 5 साल तक आप पैसा फिक्स रखेंगे तो हम आपको 7% या 8% ब्याज देंगे आपको। लेकिन आपको बीच में जरूरत पड़ गई, आपको कोई आकस्मिक काम आ गया और आप बैंक के पास गए, बोले मेरे तो 5 साल नहीं, मुझे तो अभी 2 साल पूरा हुआ है और मुझे अभी पैसा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंक आपके उस पैसे का पेमेंट करेगी, लेकिन ब्याज का दर घट जाएगा। जो बैंक ने आपसे कहा था कि आपको जो है 8% ब्याज देंगे, अब बैंक आपको 8% ब्याज नहीं देगी, बल्कि ब्याज में कटौती कर देगी। इस तरह से परिपक्वता की अवधि के पहले अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपके ब्याज की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद है बैंक आपको लिखित जमानत देती है। जब आप पैसा फिक्स करते हैं बैंक में, एफडी करते हैं, तो बैंक आपको प्रमाण पत्र देती है। उसमें लिखा रहता है कि आपका 5 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो उस तारीख को आपको ब्याज सहित इतनी रकम बैंक अदा करेगी। ऐसा आपको लिखित जमानत बैंक देती है। और जब आप 5 साल पूरा होने पर उस तारीख को जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर करेगी, या पूरा का पूरा आपको पेमेंट कर देगी ब्याज के साथ। और ब्याज के दर की बात करें तो इसके अंदर ब्याज का दर जो है रिकरिंग से और बचत खाते से इसका ब्याज का दर जो है अधिक होता है। सावध जमा का ब्याज हमेशा जो है ज्यादा होता है। तो इस तरह से इसका अधिक ब्याज होने की वजह से यह जमा या यह बचत जमा जो है ज्यादा फायदेकारक होता है ब्याज कमाने की दृष्टि से। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हमने चर्चा किया बैंक में खातों के प्रकार, बैंक में खाता किस तरह खुलवाया जाता है उसके बारे में चर्चा किए। तो इस तरह से आपका यहाँ ये टॉपिक पूरा होता है। और अब अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, वो है बैंक की सेवाएं, उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।